हेलो दोस्तों, मैं अमित साहू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जिसका पहला क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ ताप का सुचालक है किंतु विद्युत का कुचालक है। तो इसमें आंसर आएगा अवरक, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से अपने को आंसर लेना पड़ेगा। इसके बहुत सारे आंसर भी हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में जो दिया था उसमें बाकी सभी क्या थे, कुचालक थे ताप का। लेकिन अभ्रक जो होता है वो ताप का क्या होता है, सुचालक होता है, किंतु विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। सेकेंड, निम्न धातुओं को विद्युत चालकता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको ऑप्शन में अलग अलग ऑर्डर दिया हुआ था, तो उसमें कौन सा ऑर्डर सही है ये आपको निकालना है। मतलब विद्युत चालकता के घटते क्रम में, मतलब सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता किसकी होती है, तो पहले चांदी की होती है, दूसरे नंबर में तांबे की होती है, तीसरा एल्यूमिनियम का होता है और लास्ट में किसका होता है, लोहा का होता है। ये इसका एक क्रम है, इसको याद रखिएगा। जनरली ये क्रम एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। अगर इसी को बोलेगा निम्न धातुओं को विद्युत चालकता के बढ़ते क्रम में लिखे तो लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा और चांदी होगा। इतना दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अधिकतम आवृत्ति तथा न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा है। तो अधिकतम आवृत्ति किसकी होती है, बैगनी कलर की होती है, और तरंगदैर्घ्य क्या होता है, न्यूनतम। और जस्ट इसी का उल्टा, न्यूनतम आवृत्ति तथा अधिकतम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश, तब आप किसको बोलोगे, रेड कलर को। किसको, रेड कलर को, लाल रंग को बोल सकते हो, कि जिसका आवृत्ति क्या होता है, कम होता है, और तरंगदैर्घ्य क्या होता है, अधिकतम होता है। तो वो कौन सा कलर है, रेड कलर, लाल कलर। ठीक है। तभी यहाँ पे पूछा गया अधिकतम आवृत्ति तथा न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा है, तो बैगनी कलर है। ठीक है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्यावर्ती धारा को डिश धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। तो ऐसी युक्ति अपने को बताना है जो प्रत्यावर्ती धारा को डिश धारा में क्या करती है, परिवर्तित कर। जैसे मोबाइल का चार्जर रहता है, तो चार्जर में भी वो डिवाइस लगा रहता है। ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा को डिश धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या बोला जाता है, डिष्टकारी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, ये हिंदी में रेक्टिफायर भी लिख के पूछ सकता है आपको, दोनों नाम याद रखेंगे, डिष्टकारी और रेक्टिफायर उसको बोलते हैं। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट AC इंटू DC। AC को DC में कन्वर्ट करने वाला जो डिवाइस होता है वो कहलाता है क्या, रेक्टिफायर कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सूर्य में जो ऊर्जा होती है वो किसके कारण होती है, नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है। समझ में आ गया। तो जो भी उसमें सूर्य में ऊर्जा होती है वो कंटिन्यूसली क्या होती है, वहाँ से प्रोड्यूस होते रहती है। किसके कारण, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। तो जो कटा हुआ हीरा का एक पार्ट ले लीजिए, अगर वो क्या है, कटा हुआ है इस तरीके से, है ना, अलग अलग पार्ट है, तो उसमें क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, जिसके कारण से वो क्या होता है, जगमगाता हुआ क्या होता है, दिखाई देता है, क्योंकि पूरी लाइट को वो क्या करता है, परावर्तित कर देता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश में लाल रंग किसके कारण से होता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आप देखेंगे सूर्य जो है किस कलर का दिखाई देता है, लाल कलर का दिखाई देता है। तो वो जो लाल कलर होता है किसके कारण, इसका प्रकीर्णन, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या बोला जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश का जो रंग है वो निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्घ्य से। तरंगदैर्घ्य के कारण ही प्रकाश का रंग क्या होता है, निर्धारित हो। जैसे लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, बैगनी का क्या होता है, सबसे कम होता है। तो तरंगदैर्घ्य जैसा जैसा होते जाएगा, बैगनी से थोड़ा बढ़ेगा, तो वीव ग्योर से आप निकाल सकते हो, वीव ग्योर, है ना भाई। वीव ग्योर में सबसे पहले रेड का सबसे ज़्यादा होता है, थोड़ा कम हुआ ऑरेंज का, फिर थोड़ा कम येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर आगे का, फिर यहाँ पे बोल सकते हो इंडिगो का, फिर आगे लास्ट में किसका है, वाइट का होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, सबका अलग अलग क्या होता है, कलर होता है। तो वीव ग्योर से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। इतना क्लियर हुआ। ठीक। चलिए आगे। मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है। तो स्पर्श दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी सेंटीमीटर की होती है, 25 सेंटीमीटर की होती है। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए कि मानव की सामान्य अवस्था में आँख की जो स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पर्श दृष्टि मतलब देखने के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। एकदम पास करोगे तो भी नहीं दिखाई देगा, बहुत दूर करोगे तो भी क्लियरिटी नहीं आएगी। तो 25 सेंटीमीटर जो होती है वो स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 10, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मानव के समान मानव, यहाँ पे कौन सा ही वाला क्वेश्चन, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस घटना का परिणाम होता है, बहुलित परावर्तन एवं व्यतिकरण, दोनों चीज़ लगता है। व्यतिकरण भी होता है प्रकाश का, साथ ही साथ क्या होता है, परावर्तन होता है। तो ये बोल सकते हैं यहाँ पे परावर्तन और व्यतिकरण दोनों का प्रक्रिया होता है। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, जल में वायु का एक बुलबुला काम करेगा। तो जल में जो वायु का बुलबुला होता है उसकी सतह जो है अवतल लेंस जैसी होती है, तो वो कैसा बिहेव करेगा, अवतल लेंस जैसा क्या करता है, बिहेव करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का धनात्मक चिन्ह बताता है। तो धनात्मक है अगर आवर्धन
आवर्धन मतलब m, अगर ये धनात्मक है तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, और सीधा बन रहा है इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। अगर इसी क्वेश्चन को चेंज करके पूछता कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ऋणात्मक चिन्ह बताता है, तो ऋणात्मक कब होगा, जब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, तो उस समय क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो अभी धनात्मक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी, और कैसा होगा, सीधा होगा, और ऋणात्मक होगा तो उस कंडीशन में बोल सकते हैं कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। इतना क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, यदि m लेंस द्वारा प्राप्त आवर्धन है और m का मान जो है 1 से कम है, तो इसका मतलब क्या है, तो m का मान अगर 1 से कम है तो हम पढ़े हैं m = h2/h1। तो m का मान 1 से कम होगा जब वस्तु की h1 जो है h2 से क्या होगा, बड़ा होगा। h1 मतलब वस्तु की लंबाई, h2 मतलब प्रतिबिंब की लंबाई। तो h1 जो वस्तु की लंबाई है, अगर वो प्रतिबिंब की लंबाई से बड़ा है, मतलब इसका मतलब प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा होगा, तब m का मान क्या होगा, 1 से कम होगा। तो प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा जब m का मान 1 से कम होगा, और जब m का मान 1 से बड़ा होगा तब क्या होगा, उल्टा जस्ट। अगर m का मान 1 से बड़ा होगा तो h2 का मान h1 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगा। उस कंडीशन में वस्तु छोटा हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ठीक, इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्या है, m 1 से क्या है, कम है। इसका मतलब h2 का मान कम होगा h1 से, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई जो है वस्तु की लंबाई से क्या होगी, छोटी होगी। तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। आगे क्वेश्चन नंबर 14, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। तो ये एडवांस सनराइज और डिले सनसेट का क्वेश्चन है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा होता है। तो ये जो एडवांस सनराइज है और डिले सनसेट है वो कितने मिनट का होता है, 2 मिनट पहले। सूर्य जो उगने से 2 मिनट पहले अपने को दिखाई देने लगता है और डूबने के 2 मिनट बाद तक अपने को क्या होता है, दिखाई देता है। तो कितना मिनट है, 2 मिनट, इसको याद रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, कॉर्निया और आँख के लेंस के बीच एक पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे खालिस्तान कहते हैं। तो यहाँ पे जो कॉर्निया होता है अपनी आँखों में, उसमें आँख के लेंस के और लेंस के बीच दोनों में क्या होता है, एक द्रव होता है, चिपचिपा द्रव है ना, पारदर्शी द्रव जो नमकीन होता है, जिसे कहा जाता है क्या, जली द्रव कहा जाता है, एक्वियस ह्यूमर कहा जाता है। इतना क्लियर हुआ। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, अब इसको ध्यान रखेंगे। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, नेत्रदान में किसका दान किया जाता है। तो नेत्रदान में जो आँख का कौन सा पार्ट है नेत्र का जिसको दान किया जाता है, तो वो है कॉर्निया। तो कभी भी समझ लीजिए, अगर नेत्रदान कोई कर रहा है तो वो कौन से पार्ट को करता है, कॉर्निया के पार्ट को दान में करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होगा, संभवतः दर्पण है। तो ये दो चीज़ों में होता है, एक तो समतल दर्पण में होता है और साथ ही साथ क्या होता है, उत्तल दर्पण में होता है। किसमें, उत्तल दर्पण में। लेकिन अवतल की बात करें तो अवतल में क्या होता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, उल्टा। तो इसमें ये याद कर लीजिए आप कि समतल और उत्तल में जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा बनेगा, सीधा प्रतीत होगा, और इसमें कैसा बनता है, उल्टा बनता है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर बोला जाए कि ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, तो ये समतल भी हो सकता है और साथ ही साथ क्या होता है, उत्तल दर्पण दोनों हो सकता है जिसमें सीधा। और समान आकार का बने बोलेगा तो समतल होगा, और अगर बड़ा बने या छोटा बने बात करेगा तो उस कंडीशन में फिर आप क्या करोगे, उत्तल दर्पण का उपयोग करोगे। समझ में आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन फिलहाल इतना ही दिया हुआ है कि आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा किस दर्पण के थ्रू बनता है, तो वो कौन सा दर्पण है, समतल या उत्तल दर्पण होगा। क्वेश्चन नंबर 18, प्रिज्म के 2 फलकों के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो देखिए प्रिज्म के 2 फलक, तो प्रिज्म में तो 3 फलक होते हैं, 1 2 एंड 3 है ना, अलग अलग। तो यहाँ पे देखिए प्रकाश अगर यहाँ से जा रही है तो ये प्रकाश अगर इस तरीके से वापस हो रही, तो देखिए इस वाले में प्रकाश एंटर की, यहाँ से वापस हो गई, तो ये दोनों के बीच जो कोण बनेगा उस कोण को बनेंगे प्रिज्म का कोण। जैसे प्रकाश अगर यहाँ से जाती है और यहाँ से बाहर निकल जाती है, ये वाला कोण कहलाएगा क्या, प्रिज्म का कोण कहलाएगा। समझ में आ गया। तो प्रकाश जिस भुजा से क्या होती है, आपतित होती है, और जिस भुजा से क्या होती है, निर्गत होती है, तो उन दोनों के बीच का कोण क्या कहलाता है, प्रिज्म का कोण कहलाता है। ये दिमाग में बैठा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया। तो जो कांच के प्रिज्म का सबसे पहले उपयोग जिसने किया था सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के, वो कौन साइंटिस्ट था, न्यूटन नाम का साइंटिस्ट था। न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने उसका क्या किया था, सबसे पहला प्रयोग किया था। इतना क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 20, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने समय तक बना रहता है। तो अपने को दिमाग बैठाना है कि रेटिना पर कितने समय तक उसका इमेज, जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं तो देखने के बाद रेटिना पर उसका प्रतिबिंब कितने समय तक बना रहता है, कितने समय तक उसको होल्ड करने की क्षमता होती है, तो वो होती है 1/16 सेकेंड, जिसको बोल सकते हैं 0.06 सेकेंड का। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो ये राउंड ऑफ करके भी आंसर दिया रहता है। तो राउंड ऑफ करके भी आप 0.06 के आसपास जो भी मान होंगे उसको आप टिक लगा सकते हैं।
आगे क्वेश्चन नंबर 21, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है? तो सबसे पहले देखिए, आवर्धन का जो सूत्र होता है वो होता है h2/h1, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। अब इसमें सबसे पहले क्या होगा, सीधा बनता है तो प्लस होगा, ये तो क्लियर हो गया। और दोनों h2 और h1 का मान भी क्या होता है, समान होता है, इसलिए इसका जो आवर्धन होगा कितना होगा, +1 होगा। किसके लिए? समतल दर्पण के लिए। इतना क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22, नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र में किस ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो नाभिकीय विद्युत संयंत्र न्यूक्लियर रिएक्टर जिसमें अपन बोल सकते हैं, उसमें किसका उपयोग करते हैं, यूरेनियम, और उसमें यूरेनियम 238 का जनरली उपयोग किया जाता है। ये इसका मतलब मुख्य क्या है बोल सकते हो, कंपोनेंट है यूरेनियम का 238। ये क्या है, परमाणु भार है 238 जो है। इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 23, यदि कोई व्यक्ति 5 मीटर पर सेकंड के चाल से समतल दर्पण की ओर चलता है तो उस दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा? ये मैंने थ्योरी में पढ़ाया है, ठीक है। अगर ये व्यक्ति है, ये दर्पण की ओर अगर v वेग से जा रहा है तो उसका प्रतिबिंब उसको प्रतीत होगा कितने वेग से आता हुआ, 2v वेग से आता हुआ प्रतीत होगा, मतलब जस्ट डबल। तो यहाँ पे कितना दिया है, 5 मीटर, तो 2v कितना हो जाएगा, 5 2 10 मीटर पर सेकंड के वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। इतना क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24, जल विद्युत संयंत्र में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो जल विद्युत संयंत्र मतलब देखो बांध, तो बांध में जो ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा, जिसको अपन गिरा के होल करके किस में चेंज करते हैं, गतिज ऊर्जा में चेंज करते हैं। और गतिज ऊर्जा टरबाइन को मिलती है। टरबाइन क्या कर किससे कनेक्ट रहता है, जनरेटर से। जनरेटर उसको किस में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो बोल सकते हैं जल विद्युत संयंत्र में ऊर्जा का रूपांतरण जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा से किस में होता है, विद्युत ऊर्जा में होता है। समझ में आ गया। या पूछ सकता है ऐसी कौन सी युक्ति है जो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो कौन सी युक्ति, जल विद्युत संयंत्र में ऐसा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। अतिचालक वह चालक होता है जिसका प्रतिरोध शून्य होता है। मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो शून्य आएगा। क्यों? अतिचालक मतलब जिसकी चालकता बहुत हाई होगी, है ना, हाई अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो करेगा। तो हाई अमाउंट ऑफ करंट को कब फ्लो करेगा, धारा को, जब प्रतिरोध क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो प्रतिरोध शून्य होने के कारण उसकी चालकता क्या होती है, करंट पास करने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये किस में होता है, अतिचालक में होता है। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, कई सारे प्रतियोगी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए, ये आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इतना क्लियर हुआ। तो दोस्तों उम्मीद है आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराया है, इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 to 5 कंप्लीट करा चुके हैं। आज हमने जो कराया वो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इसको अच्छे से और मेहनत कर लीजिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे के लेक्चर में आगे के सीट स्टार्ट करेंगे अपन। तब तक के लिए मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।